राम राम साहब ఎవరు बोला है राम राम साहब अबे टाबड़े ये वाला बैठा है गांव की पंचायत में जहाँ बूढ़िया बोले राम राम साहब। भाई मैं तो बहुत फंस गया हूँ आज। प्रेमा जी इतिहास में बहुत जानकार है, विद्वान है। राजवीर जी भी बहुत विद्वान है। सोनी जी तो विद्वान है, जना IAS बढ़िया है। मैं ही मर जाता हूँ। और आम धारणा है कि जो कहीं नहीं कर सके वो राजनेता बनाए। और एक विडम्बना आपे है कि राजनेता के बारे में आ धारणा बड़ी हुई है कि वो सब जाने। कोई भी विषय राजनेता बोलो ने खड़ो कर दो, बोल दे, धूल में लटी सही बोल। तो इतिहास के बारे में क्या तो जानो मैं, ये तो जानो कि BA में इतिहास हमारे सब्जेक्ट हो। और BA भी प्राइवेट पास करी, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं देखी मैंने। इन तो याद है मैंने कि ऑप्शन पूछे मैंने, कौन सा इतिहास पढ़ना चाहते हो, विश्व का या भारत का, मैं क्यों बात करूं। तो भारत में 3 ऑप्शन दिया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। मैं क्यों प्राचीन भारत और इतिहास तो सब मैंने RSS में रिटायर्ड, तो वो तुम्हारा ही बात जरूरत को नहीं। आधुनिक भारत में इतिहास तुम्हारे हामिद बन रही है, तो हम भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। मिडाइवल इंडिया जो है, मध्यकालीन भारत का इतिहास गालमेल है को उठे जाए, गड़बड़ है को उठे जाए, तो वो पढ़ना जरूरी है। कोशिश करी कि तो पढ़ सके, पढ़िए उतना तो परीक्षा पास करो, आपसे जरूरी बनी। आज तो मैं आया था, राजवीर सिंह जी तो निमंत्रण हो कि भाई कर्नल टाट के बारे में बात है। आज शनि रविवार है, छुट्टियां थी, बाकी सब जना जी मैं भी जा सकता जाओ, कल 4 बजे फ्री हो गया तो शाम तक जाओ खूब जाओ। पर इतिहास और कर्नल टाट के प्रति जो उत्सुकता विद्वान लोगों ने सुना कुछ मने मिलना, इन वास्ते मैं आयो। पहली बार माफी चाहूं कि मैं थोड़ा मोड़ो आयो, लेट आयो, कि हमारे दिमाग में कंप्यूटर में फीड हो गया तो 11 बजे टाइम, तो मैं आ रहा हूँ बैठो। प्रदीप जी विदा जी फोन आयो कि 10 बजे टाइम है, घरे में उठने तैयार हुए कि भागो, तो थोड़े से 15-20 मिनट लेट आयो, माफी चाहूं। और माफी आप दे दी है, नहीं तो दे दो ना, पर जो प्रेमा जी रो जो भाषण में नहीं सुन सको वो भाषण नहीं सुनी जाए, तो आवाज से ज्यादा मैंने मिल गई। इतिहास रे बारे में कर्नल टाट बारे तो मैंने थोड़ी था कि कर्नल टाट को यहाँ जो इतिहास लिखियो इन से उन्हें बारे में कोई बोलवा रहा हकदार में है फोन। ये तो जरूर है कि राजस्थान के प्रति हमारा खूब प्रेम हो, और वो प्रेम उन्होंने लिखोड़ा एक आकर में प्रकट हो गए। श्रद्धांजलि इतिहास कया लिखे है, इतिहास खुद कदे नहीं लिखे। डायरी लिख सको, आत्मकथा लिख सको, आप इतिहास आप नहीं लिख सको, आप इतिहास आपने किया बाद लिखी। जो राजा महाराजा खुदरे कार्यकाल में खुदरे जीवता लिखवा दियो, तो वो कि तो निष्पक्ष वेला कल्पना कर सको। और वास्तव में तो इतिहास जो है वो विजेताओं का इतिहास है। जो जीते वो इतिहास लिखा है, और जीते वो इतिहास केड़ो लिखा वेला, किन्ने पक्ष में लिखा वेला। हारियोड़ा इतिहास कटे को नहीं मिले, और हारियोड़ा इतिहास नहीं मिले, इनो सब ज्यादा दम करने है तो मैंने जानवर बढ़ाना है।
महारावल कानरदेव बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत लंबे समय तक राज किया उन्होंने। अच्छे प्रशासक भी थे, अच्छे जन हितैषी राजा थे, पराक्रमी भी थे, योद्धा थे, सब कुछ था। अलाउद्दीन खिलजी यदि कहीं हारा तो सिर्फ जालौर में हारा। चित्तौड़ के साथ उनका सिर्फ एक युद्ध हुआ, उसमें चित्तौड़ पराजित हुआ। जालौर के साथ 3 युद्ध हुए, 2 बार उसकी पिटाई हुई, तीसरी बार में भीतरघात के कारण जालौर हार गया। ये इतना गौरवशाली इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं है। मैंने राजीव सिंह कहा था ढूंढ के रखना, जालौर के बारे में कर्नल टॉड ने क्या लिखा है, तो ये मुझे इन्होंने कुछ लिख के तो दिया है, लेकिन इसमें सिर्फ काम की बात एक अच्छी है कि हाँ सोनग्रा नाम के वहां राजपूत होते थे और उनकी सोनग्रा परिवार की एक बेटी की शादी उदयपुर हुई, जिनकी कोख से महाराणा प्रताप पैदा हुए। कुछ नहीं। कैसे थे कानरदेव, कैसे थे वीरमदेव, क्या किया उन्होंने, कैसे किया, कुछ नहीं। क्यों पराजित हो। पर हारे हुए लोगों के इतिहास कोई लिखता नहीं है, लिखने वाला कोई बनता ही नहीं। ने लिखा है, मैं आपको पेश करूं। एकमात्र है जिन्होंने लिखा, 2 व्यक्ति पुराने, या तो हुए वो महाकवि पद्मनाभ, वडनगर गुजरात के रहने वाले थे, नागर ब्राह्मण थे। वडनगर जहां नरेंद्र भाई मोदी पैदा हुए, उस वडनगर के रहने वाले थे और नागर ब्राह्मण थे, और उन्होंने भी उसके घटना के कोई 300 साल बाद शायद लिखा। तो 1300 समथिंग में युद्ध हुआ होगा और 1500 के बाद उन्होंने कुछ लिखा, 1935 ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। वो कानरदेव प्रबंध, वो भी काव्य है, कविता में है। और मैं कविता लिखता हूँ, मुझे पता है कविता में क्या होता है। कविता में हमेशा बात कुछ बढ़ा चढ़ा के होती है, ठोस इतिहास नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक ऑथेंटिक चीज यदि कुछ उपलब्ध है हमारे पास तो वो है। उसके बाद आता है जिसका अभी राजवीर से नाम लिया, वो मोटा नेट से ख्यात, उसमें थोड़ा जागरूक के बारे में वर्णन है, उसके अलावा कोई वर्णन नहीं। अब बाद में तो बहुत लोगों ने इसका प्रवचन लिखा, उसके लिए धन्यवाद कि जागरूक आपकी नजर गई। और अक्सर जब मैं ये बातें करता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि जागरूक का इतना बड़ा वो गौरवशाली इतिहास है तो फिर क्यों नहीं है किताबों में। मैंने कभी मैं भी ये पूछ रहा क्यों नहीं है, जागरूक के साथ कहते हैं क्यों हो। दूसरा इतिहास लिखने का एक तरीका और होता है। कर्नल टॉड के पास समय था, इतना सारा लिख लिया, घूम लिया। घूमने के लिए पैसा चाहिए, समय चाहिए, साधन चाहिए। आपको जो सच्चा इतिहास, सही इतिहास लिखना है तो जाना पड़ेगा वहां तक, या जहां उसकी जानकारी मिल सकती है वहां जाना पड़ेगा, मेहनत कुछ पढ़ना पड़ेगा, किताबें खरीदनी पड़ेगी, कुछ और भी कुछ करना पड़ेगा। उस सब के लिए आपको समय चाहिए, साधन चाहिए, पैसा चाहिए। तो गरीब आदमी को लिख नहीं सकता, जिसे कमा के खाना है वो उसके पास इतना वो संभव नहीं लिखना है। इतना साधन भी हो, समय भी हो, संसाधन भी उपलब्ध हो, पैसा भी उपलब्ध हो, वही लिख सकता है। तो ऐसे लोग किसी न किसी रूप में राज्याश्रित होते हैं। राजा उनका खर्चा वहन कर रहा है इसलिए वो लिख रहे हैं, शासक उनका खर्चा वहन कर रहा है इसलिए वो लिख, शासन उनको साधन दे रहा है इसलिए लिख पा रहे हो। तो वो लोग फिर उस शासन के दबाव में रहेंगे, शासन से प्रभावित रहेंगे, तो वो भी एक पक्ष जैसा हो जाता है। बाबरनामा कौन सा बाबर ने लिखा होगा, उनके किसी न किसी व्यक्ति ने लिखा होगा जिसको उन्होंने रखा होगा। दूसरे इतिहासकार ऐसे होते हैं जो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। मुझे नहीं पता ब्रह्मा जी किस विचारधारा से, लेकिन पिछले 70-75 साल में या उससे पहले से शुरू कर लीजिए, जो इतिहास लिखा गया इस देश में
वामपंथी विचारधारा बहुत प्रभावी रही है, शिक्षा के क्षेत्र में भी और इस इतिहास लेखन के क्षेत्र में। यहाँ तक कि मीडिया पर, अखबारों में भी, टीवी चैनल्स में भी जब से आए तब से बहुत अधिक हावी रही है वो विचारधारा, और इसलिए बहुत कुछ जो हमारे सामने परोसा गया उस विचारधारा से प्रभावित होकर ही परोसा गया। ये भी एक प्लस पॉइंट माने तो जो भी पर है, उसके कारण भी कई सारी बातें दिशा घूम गई। अभी जो रामलीला सुमन की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का सांसद है, राणा सांगा के बारे में उसने एक लाइन पे नहीं पढ़ी होगी, लेकिन विरोध करना इसलिए करना है, वो उसके अपने विचार है, उसको अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना है, बाबुर और लोधी के अनुयायी को, वंशजों को खुश करना है, तो सांगा के खिलाफ बोल दिया। इस तरह से भी इतिहास लिखा गया है, और उसमें दुर्भाग्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, उसके बाद भी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद कम्युनिस्ट थे, वामपंथी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, और इसलिए उनका दृष्टिकोण भी वही रहा। तो जो भारत का जो असली इतिहास मुगलों के काल में इसलिए सही नहीं आया सामने, क्योंकि मुगलों का शासन हो गया, मुगल या दूसरे जो भी थे, उन विदेशी जो भी आए उनका शासन हो गया, तो उन्होंने वो विजेता हो गए तो उन्होंने अपने ढंग से लिखवा दिया। शिवाजी महाराज जीत गए तो उन्होंने थोड़ा अपने ढंग से लिखवा दिया, उनका सही इतिहास सामने आ गया। पर जहां हार गए और खत्म हो गए, फिर बाद में अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने अपने ढंग से लिखा। और बाद में स्वतंत्र भारत में भी जो भारत का असली इतिहास बाहर आना चाहिए था, जो भारत के स्वाभिमान को जागृत करे, भारत को लगे हम भी कुछ थे, वो भी इसी ढंग से लिखा गया कि हमारा स्वाभिमान जागृत नहीं। पूरे 1200-1300 साल के इतिहास को ये पढ़ाया जा रहा है, यहां हम हारे, यहां हारे, यहां हारे, यहां हारे, कहीं जीते भी होंगे भाई, वो इतिहास बहुत कम माना गया। औरंगजेब का पूरे देश में शासन था, नहीं था। औरंगजेब अपने पूरे जीवन काल में एक छत्र शासक भारत का नहीं बन पाए। बुंदेलखंड में 74 साल बगावत करके खड़े थे, उधर शिवाजी खड़े थे, उधर गुरु गोविंद सिंह और बंदा बैरागी खड़े थे। पूरे देश में आप हिसाब लगा लीजिए, कोई भी एक प्रांत, सारे प्रांत लगातार कभी भी औरंगजेब के कब्जे में नहीं रहे। औरंगजेब जिंदगी भर संघर्ष करते रहे और उनको शासक लिख दिया गया। तो ये जो एंगल था, तो इस बात को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए मैं कहना चाहूंगा, नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं सारे, जिनके बारे में ये सोचा जाता है कि वो ज्यादा गंभीर विषयों पर नहीं जाते हैं, पर फिल्म बनाने वाले और आजकल के जो मंचीय कवि हैं, वो जब उल्टी सीधी बातें फिल्मों में दिखाती है, मंच पे उल्टी सीधी कविता करते, वो यही तर्क थे, सब क्या करें, लोग ये सुनना चाहते हैं। पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नई पीढ़ी के लोग इतनी देर से इतनी गंभीर बातें सुन रहे हैं। बहुत बहुत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपकी ये संजीदगी, आपकी गंभीरता बहुत उम्मीद जगाती है मेरे मन में कि देश की युवा पीढ़ी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। बहुत एक उदाहरण देके आपको समझा रहा हूँ। एक शादी होगी, लड़का पक्ष है, लड़की पक्ष है, वर पक्ष, दोनों के पास कैमरे, दोनों के पास फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स है, घटना एक ही है, उनका भी कैमरामैन काम कर रहा है, उनका भी कैमरामैन काम कर रहा है। शादी का सारा कार्यक्रम पूरा होने के बाद जब वीडियो के वो कैसेट सीडी आती है या फोटो एल्बम आता है, एक उस पक्ष में जाता है, एक उस पक्ष में जाता है, फिर दोनों को साथ रखिए, एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। एक ही घटना का वर्णन हो रहा है, एक ही घटना का, फिर भी अंतर होता है।
जिसके हाथ में कैमरा है उसके सामने जो आया वो उसने दिखाया। लड़के वाले के दिखाने का एंगल अलग होगा, लड़की वाले का दिखाने का एंगल अलग होगा। यही इतिहास के साथ हुआ है। प्रेमा जी लिखेंगे तो अपने एंगल से लिखेंगे, जितेंद्र जी लिखेंगे तो अपने एंगल से लिखेंगे, मैं लिखूंगा तो अपने एंगल से। सही इतिहास तब सामने आ जाता है जब हम हमारे एंगल से बाहर निकल के बात करें, और सामान्यतया नहीं निकल पाते। ये इतिहास की विडंबना है। राजा सुहेल देव उस समय में हुए जब काफी कमजोर पड़ रहे थे हम लोग, और विदेशी आक्रामकता बहुत भारी पड़ने लगे थे। सुहेल देव से कहाँ हुए? बहराइच, काशी से भी आगे। कहां से? अरब से चले हुए लोग वहां तक पहुंच गए, मतलब बीच में कितना कुछ हो गया था। उन्होंने मुकाबला किया, 21 राज्यों के राजाओं को, शासकों को इकट्ठा किया, एक सेना बनाई। 21, उस जमाने में 21 शासकों को इकट्ठा करना कि कितना ईगो क्लैश हुआ होगा। इकट्ठा करके उन्होंने मुकाबला किया और जीते। वो जीते, उनका कोई ढंग का स्मारक अभी तक बहराइच में नहीं है, और उनके हाथ से जो मारा गया वो सूफी संत के रूप में आज भी पूजा जा रहा है। आक्रामक था, आक्रमणकारी था, अत्याचारी था। मरने के 200 साल बाद तक वो सूफी संत नहीं, 200 साल तक, मरने के 200 साल बाद अचानक वो सूफी संत हो गया और पूजा गया। यह भी इतिहास की एक बड़ी विडंबना है। महाराणा प्रताप को लेकर पता नहीं क्या क्या लेके आ गया, जितना सत्ता उतना नहीं आया, जितना सत्ता उतना नहीं आया। घास की रोटी, ठीक है, हमारे श्रेष्ठतम कविता आदरणीय कन्हैयालाल सेठिया ने कविता लिख दी, अरे घास री रोटी इज्जत पर मिनौर देवा क्यों, पर हमने उस घटना को सही मान लिया। ये कविता की ताकत है, ठीक है, कविता की ताकत को नमन करता हूं कि एक कवि ने, एक सक्षम कवि ने किसी घटना को अपनी कविता में इतना प्रभावशाली ढंग से बांध दिया कि वो सच लगने लग गया। पर मेरा तार्किक मन कहता है, महाराणा प्रताप जब भी संघर्ष में होते थे, राजमहल में नहीं होते थे, तो उनका परिवार कभी उनके साथ नहीं होता था। परिवार किसी अपने सामंत, विश्वसनीय सामंत के घर पे सुरक्षित होता था। छोटे बच्चों को लेकर जंगल में थोड़ी घूमते, नहीं घूमते होंगे, लेकिन घास की रोटी। अब महाराणा प्रताप के लड़ते कौन थे? सारे ये भील, ग्रासिया, ये सारे गमेती, ये लोग उनके योद्धा थे, सैनिक थे। वो उनको अपना महाराणा मानते थे। जो लोग उनके लिए अपनी जान दे रहे हैं, जान देने को तैयार हैं, क्या वो अपने महाराणा को दूसरे की रोटी नहीं खिला सकते होंगे? कैसे संभव है कि महाराणा को घास की रोटी बना के खाना पड़े? संभव ही नहीं है। भीलों के, ग्रासियों के, गमेचे को होते हुए वो अपने शरीर का मांस काट के पका के परोस देंगे खाने के लिए, पर महाराणा को भूखा नहीं रखेंगे। पर महाराणा भूखे घूम रहे थे। फिर मैं कविता की ताकत को नमन करता हूं, लेकिन ऐसी बातें कई बार चल पड़ती है। वो दुर्गादास जी के बारे में दोहा है, 8 पहर 64 घड़ी घुटने ऊपर बास। बहुत युद्ध किया दुर्गादास जी ने, जो संघर्ष किया, कोई उसका उदाहरण नहीं मिलता। लंबी उम्र तक, और मतलब 16-17 साल की उम्र से उन्होंने तलवार पकड़ ली होगी, और बहुत लंबी उम्र मिली उनको। और इतने लंबे समय तक युद्ध किया, तो ऐसा हो गया कि बस घोड़े से उतरते नहीं थे। 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर बास, सैलनी, सैलने पाला वाले की नौ, सैलनी सुसेक तो पाठी दुर्गादास। फोटो भी है, घोड़े पर बैठे हुए दुर्गादास, हाथ में भाला है, नीचे आग चल रही है, आग में बाटे सिक रहे हैं, और उससे
भाले की नोक से उस रोटी को उलट फेर कर रहे। कविता सुनना बहुत अच्छा लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? दुर्गादास बहुत मजबूत थे, नहीं थकते थे, 24 घंटे घोड़े पे रहते हैं। घोड़ा तो थकता होगा। दुर्गादास घोड़े पे बैठे बैठे रोटी बाटी पका के खा लेते होंगे। घोड़ा कब चारा खाएगा, कब दाना खाएगा, उसको तो छुट्टी देते होंगे। सैकड़ों मील दौड़ाना घोड़े को, भूखा दौड़ेगा क्या? गाड़ियां तो थी कि पेट्रोल डाला रवाना। घोड़े को चलने के लिए समय भी चाहिए, थोड़ा उसको अपनी कमर सीधी करने के लिए वो भी चाहिए। लेकिन ऐसे कविता में ताकत है कि ऐसी बातें चला देती है। और भारत तो कविताओं का देश है। यहाँ आयुर्वेद भी कविता में है, यहाँ पे अर्थशास्त्र भी कविता में है, यहाँ पे न्याय शास्त्र भी कविता में है, यहाँ पे जो भी विषय आप देखना चाहो, इतिहास भी, सब कुछ हमने कविता में लिखा है। और वो भी संस्कृत जैसे बहुत, जिसे आप लोग क्लिष्ट मानते हो, मैं नहीं मानता। मैं संस्कृत का भी विद्यार्थी हूँ, बीए में संस्कृत भी थी मेरे। क्लिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्लिष्ट लगती है। और कविता में उसका इतना सौंदर्य हो जाता है, कई बार उसका अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता है। तो हमारा इतिहास भी कविताओं में है, उसको भी समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है। और इतिहास तारीख वाइज लिखने की हमारी परंपरा, आदत नहीं थी। कथाओं में चलते थे, जिस किसी ने अच्छा काम किया वो कथा चल पड़ी, लेकिन उसका कोई उदाहरण नहीं है। मेरे परिवार में सती हुई, कुछ 150 साल पहले हुई। मैंने कोशिश की ढूंढने की कि इनका इतिहास क्या है। तो वही हमारे कुल के जो बही पाठ है उनको बुलाया, देख के निकाल पाई। तो उसने सिर्फ इतना ही बता पाया कि सती हुई थी, क्या नाम है पता नहीं, महिलाओं का नाम उसमें लिखा ही नहीं होता है। फलान जी की बहू, पति का नाम है, खुद का नाम नहीं है। और उसके आगे कब हुए, फलाने ठाकुर साहब की बार में, प्रताप सिंह की बार में। अब फिर ढूंढो प्रताप सिंह की कब हुए। तो इतिहास लिखने के हमारे जो परंपरा भी नहीं थी, तो थी वो भी बातचीत शैली ज्यादा थी, जबानी जमाकर ज्यादा था, लिखित कम था। लिखित था तो भी उसमें तथ्यात्मक रूप से सिलसिलेवार तारीख वाइज वो सारा लिखने का हमारा अभ्यास नहीं था। इसलिए भी हमारा इतिहास कई बार गायब हो गया है, बहुत जगह गायब हो गया। उसका अपना एक वो अफसोस सबको हमको रहेगा हमेशा। लेकिन फिर भी जो कुछ था, जैसा था, हमारा इतिहास ऐसा नहीं है जिसपे हमको लज्जित होना पड़े। भारत का इतिहास, विशेषकर राजस्थान का इतिहास, ऐसा कभी नहीं रहा कि हमको शर्म से गर्दन झुकानी पड़े या लज्जित होना पड़े, अफसोस करना पड़े। हमारा इतिहास ऐसा है जिसपे हम गौरव कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं और सिर ऊंचा करके कह सकते हैं, हाँ हमारे यहाँ पन्ना दया हुई है, जो राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान कर सकती है। इतने ऐसे गौरवशाली पन्ने हमारे पास ही है और बाकी जगह नहीं मिलेंगे। और तो उस सारे गौरवशाली इतिहास को भी आगे उकेर के लाना चाहिए। राजवीर सिंह जैसे युवा लोग इस काम में लगे हैं, तो बहुत उम्मीद जगा रहे हैं हम लोग। कोशिश में अच्छा होगा। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज मैं बात करता हूँ राजस्थानी की। मेरे जीवन का मिशन समझ लीजिए, मैं लगा हूँ उस काम में कि मान्यता जैसा कुछ हो जाए। और ये मेरा आखिरी कार्यकाल है, राजनेता रिटायर होता नहीं है, लेकिन मैं हो रहा हूँ। मैंने मेरे इस बार भगवान सिंह विराजे हैं, फॉर्म भरते समय घोषणा करते थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जो भी है, तो एमएलए चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब कुछ दूसरा विकल्प आप ढूंढ सकते हैं। तो मुझे इसी कार्यकाल में एक काम करना है कि राजस्थान को अपना स्थान, राजस्थानी भाषा को अपना स्थान,
दो लाइन में कह रहा हूँ राजस्थानी के साथ क्या हुआ। जो पन्ना झाय ने अपने बेटे के साथ किया वो तत्कालीन सरकार ने राजस्थानी के साथ कर दिया। देश को आवश्यकता थी हिंदी की, नो डाउट आवश्यकता थी। हिंदी को राजभाषा बनाना था, राष्ट्रभाषा बनाना था। उसके लिए उस समय जो थे गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कुछ शर्त रखी थी कि 50% स्टेट्स ऑफ इंडिया शुड से वी आर हिंदी भाषी। तो राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जयपुर पधारे। तत्कालीन हमारे मंत्रिमंडल, निर्वाचित मंत्रिमंडल नहीं था, वो हेड ऑफ मंत्रिमंडल था। उस मंत्रिमंडल से निवेदन किया, मंत्रिमंडल ने कोई मीटिंग करी कि नहीं करी भगवान जाने, कोई रिपोर्ट उसका भी उपलब्ध नहीं है। पर यह कह दिया गया कि राजस्थान हिंदी भाषी राज्य है। उस समय राजस्थान के मुश्किल से कोई 1-2% आबादी हिंदी भाषी नहीं होगी, मुश्किल से। पर हमने हिंदी को स्थापित करवाने के लिए अपनी राजस्थानी भाषा को कुर्बान कर दिया। ठीक है, हमने कर दिया, हमने बड़प्पन दिखाया। और उस बड़प्पन को देखकर राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कांग्रेस के उसमें के बड़े नेता थे, वो दिल्ली जाते हुए कहकर गए, आश्वस्त करके गए, राजस्थानी के मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। वो अब तक ध्यान ही रह रहा है, अब तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। तो बहुत बड़ा दर्द हमारे दिल में है, होना भी चाहिए। और कनाला से क्या कहा ना कि राजस्थान मेरे बिना क्या रो राजस्थान। तो और हमारे लालदास जी राकेश जालोर में हुए हैं, मेरे ये मिशन मुझे उन्होंने पकड़ाया था जब मैं एमएलए नहीं था, बनूंगा उसकी भी कल्पना नहीं थी, तब उन्होंने मिशन पकड़ाया था कि राजस्थान के लिए लड़ना है। उनका कहना था कि राजस्थानी राख या ऐसी राजस्थान भाषा कोई जब मरती है तो सिर्फ भाषा नहीं मरती, भाषा के साथ और बहुत कुछ मर जाता है, क्योंकि भाषा संस्कृति का वाहन है। भाषा मरती है, संस्कृति समाप्त होती है। शहरों में राजधानी मर रही है, शहर के लोगों को राजधानी नहीं बोल आती है, उसमें राजधानी में हिंदी भी आ गई है, उसमें अंग्रेजी भी आ गई है, हमारी हिंदी भी करप्ट हो गई है, तो राजधानी तो क्या बचेगी। गाँव में राजवीर सिंह के गाँवों से आ रहे हैं, इसलिए इतनी अच्छी राजधानी बोल पा रहे हो। धन्यवाद आपको। बिराव जी, आप भी अच्छी राजधानी बोल लेते हैं, लेकिन गाँवों में अब भी असली राजधानी पड़ी है। अब भी राजस्थान की 70-80% आबादी हिंदी नहीं जानती। अब भी वो राजधानी में बात करते हैं, वो राजधानी में अपनी अर्जी लिखना चाहते हैं, वो राजधानी में अपना निवेदन करना चाहते हैं, और ये अंग्रेजी पढ़े हुए IAS अफसर आते हैं, वो राजधानी नहीं जानते। सोनी जी जानते हैं, बहुत अच्छी जानते हैं। और सोनी जी भी राजस्थानी के इस युद्ध में मेरे साथ सिपाही जैसे काम कर रहे हैं। गुजरात में यदि चपरासी भी बनना है तो उसको फॉर्म भरते समय लिखना पड़ता है कि तूने 10वीं तक गुजराती पढ़ी है कि नहीं। उसके बिना वो फॉर्म नहीं भर सकता। राजस्थान में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, राजस्थानी नहीं आती वो भी राजस्थान की सेवा कर रहा है, राजस्थानी को गालियां बोलने वाला भी राजस्थानी की सेवा कर रहा है, राजस्थानी का नुकसान करने वाला भी राजस्थानी की सेवा कर रहा है, मजे ले रहा है। इस सारे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में से राजस्थान को निकालना है, तो उसके लिए बहुत संघर्ष किया है, आगे भी करना पड़ेगा। और अब तो संघर्ष मेरे अपनों से है। वो ज्यादा मुश्किल होता है, वो ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कर रहा हूं मैं, और उम्मीद है कि कुछ कर लेंगे। बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं, लेकर पहुंच गए हैं। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमको बहुत संबल दिया है, बहुत ताकत दी है, उसमें से करेंगे। लेकिन मैं जो आपसे जो उम्मीद कर रहा हूं, और ये बात पिछले 35 साल से मैं कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं, युवाओं से कह रहा हूं, आपके गांव में जब भी कोई MLA MP जैसा प्राणी भटकता हुआ दिखे, इंक्लूडिंग मी, उसका कुत्ता पकड़ के पूछो राजधानी का क्या हुआ।
दुर्भाग्य से कोई नहीं पूछता। मेरे कलेजे में जो तीर लगे उसमें से एक बड़ा तीर यह है कि आज भी देश की जनता, प्रदेश की जनता राजधानी के बारे में बात ही नहीं कर रही। हम एक राजनेता के रूप में मैं कह रहा हूं, हम किस बात पे ध्यान देंगे? जिससे हमको वोट मिलता है। हैंडपंप खोलने से वोट मिलता है, स्कूल खोलने से वोट मिलता है, हॉस्पिटल खोलने से वोट मिलता है, सड़क बनाने से वोट मिलता है। हम वो चीज करते हैं। राजस्थानी के का काम नहीं करने से हमारा वोट यदि कटता हुआ दिखेगा, 1000 वोट भी खराब होता हुआ दिखेगा ना, तो हमको चिंता लग जाएगी, अरे भाई वो ऐसा तो कराओ यार, धमकी तो दो कम से कम, मत पॉइंट बिगाड़ना हो, धमकी तो दो, धमकी तो दो। एमएलए साहब जाके विधानसभा में बोल देना राजनीति के बाद, नहीं तो अगली बार घुसने नहीं देंगे गांव में। बोलो तो सही यार। हमको हम वो राजस्थानी में नाथ रखा चकड़ा में, नाथ सुनते, बैल के वो नाथ में डालते हैं नाथ। तो बैल को रोकना है तो वो खींचते तो नाथ में चुपता तो रुक जाते हैं। तो मैं ही नाथ रखना काचा पढ़ो, नाथ बाढ़ो तो सही, लगाओ तो सही नाथ। पूछो कि राजधानी का क्या हुआ। हर एमएलए, कोई पार्टी को, हर एमएलए से पूछो, हर एमपी से पूछो, जो भी आपके आसपास में राजनेता है उससे पूछिए, क्योंकि निर्णय उनके हाथ में, चाबी उनके पास, निर्णय उनको करना है। पूछना शुरू करिए। मुख्यमंत्री जी हाथ में, उनको पूछिए, उप मुख्यमंत्री है उनको पूछिए, कोई मंत्री मिले उनको पूछो, विधायक मिले उसको पूछो, सांसद मिले उसको पूछो, राजस्थानी के बारे में आप क्या कर रहे हो ये बताओ। या पूछना भी लग गया ना, हर गांव में 5 लोगों ने पूछ लिया ना, तो हम चौकन्ने हो जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मेहरबानी करके ये कर लो, अभियान छेड़ लो। दूसरा अभियान निवेदन कर रहा हूँ, अब राजधानी के पक्षधर जब भी बोलते हैं 10 करोड़ राजधानी, 10 करोड़ राजधानी, IAS अफसरों को आंकड़ा याद होता है, जनगणना के आंकड़े में कितना करोड़ बोल रहे हैं? 2.5 करोड़। 2011 की जनगणना में 2.5-3 करोड़ मुश्किल से है। भाषणों में 10 करोड़ है, हकीकत में नहीं है। क्यों नहीं है? जनगणना करने वाले जब आ रहा होता तो हम ध्यान ही नहीं रखते क्या लिखवा है, क्या तो हिंदी लिखवाएंगे, राजस्थानी लिखवाएंगे तो भी ढूंढाड़ी लिखवा देंगे, मारवाड़ी लिखा देंगे, मेवाड़ी लिखा देंगे, राजस्थानी नहीं लिखा रहे। वो अभियान छेड़िए, खुद भी करिए, अपने दोस्तों से सबसे करवाइए। आज तो सोशल मीडिया का जमाना, एक आदमी 1000 आदमियों तक संदेश पहुंचा सकता है 1 मिनट में। वो करिए, अभियान छेड़िए, जनगणना शुरू होने वाली है, तैयारियां हो चुकी, कब तक बोलिए? महीने 2 मिनट, जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा जनगणना शुरू होने का। आपके घर घर तक जनगणना कर्मचारी आएगा पूछने के लिए। उसमें 50 बातें पूछेंगे वो, उसमें एक बात ये भी पूछेंगे कि आपकी भाषा क्या है। फिर आपने हिंदी लिखा दिया तो राजस्थानी फिर मर जाएगी। याद रख के लिखाइए, उसमें ज्यादा से ज्यादा लिखाइए। जिसको नहीं आती राजस्थानी वो भी लिख दो, एक बार लिख दो, एहसान ही कर दो यार, मेरे पे एहसान कर दो, राजस्थानी पे एहसान कर दो, पर लिखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों से लिखो, लिख राजस्थानी, लिख राजस्थानी। वो आंकड़ा तो सरकारों के पास पहुंचेगा तो सरकार को चिंता लगेगी, अच्छा चलो क्या चिंता करनी पड़ेगी। क्या तो हम भाषण में कहते हैं मुख्यमंत्री जी 10 करोड़, राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है, 2 करोड़ हमारे प्रवासी बाहर है, मान लिया, उनको ही मान लो, पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में फैले। मैं दावे से कहता हूं कि दुनिया के किसी शहर में आप खड़े और आप पे आफत आ जाए और आप आंखों कर दीजिए, अरे कोई है रे मारवाड़ी, उनको मिल जाएगा। है 10 करोड़ लोग हैं, वो राजधानी को चाहते भी हैं, घरों में उनकी राजधानी चल रही है, बोल रहे हैं, सब कुछ है, आंकड़ों में नहीं आ रही है।
आंकड़ों में आनी चाहिए। बाकी सब कुछ है हमारे पास, हमारी भाषा बहुत समृद्ध है, बहुत पुरानी है, बहुत जबरदस्त साहित्य है हमारे पास, लंबा चौड़ा शब्दकोश है हमारे पास। सीताराम जी लाल इतना लंबा चौड़ा लिख गए, उसके बाद अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसका। सीताराम जी लालस द्वारा लिखित राजस्थानी शब्दकोश को डिजिटलाइज कर रहे हैं, उस पे नेट पे डाल रहे हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। बहुत कुछ हो गया है, बहुत काम हुआ है, और लेकिन सिर्फ ये जो एक आवाज जो जनता में से उठनी चाहिए, वो चाहे जबानी उठे, चाहे उस लिखित में उठे, जनगणना के माध्यम से उठे, वो आवाज उठने में अब भी बहुत कमजोरी है। और इसलिए 165 पिछली सरकार में 165 विधायकों के दस्तखत वाले कागज माननीय अशोक गहलोत साहब को हमने पकड़ा दिए, फिर भी राजस्थान की मान्यता की बात नहीं करवा पाए हम। और सिर्फ इसलिए कि जनता में से वो बात नहीं आ रही है, वोट हमारा प्रभावित नहीं हो रहा है। उस वोट को प्रभावित करना शुरू करिए तो जरूर हमारा एक काम सफल हो जाएगा। वोट राजनेता को पूछना, जनगणना में राजधानी लिखवाना, ये दो काम आपके जिम्मे है, आप लीजिए। बाकी काम हम मिलकर कर लेंगे, चिंता मत करिए। कमजोर नहीं है, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि जब हालांकि दुष्यंत तो कह गए, मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। ये सब समझते हुए भी फिर भी मैं बोलता हूँ, जो सही है वो बोलने की हिम्मत रखता हूँ, उसका परिणाम भी भुगतता हूँ। तकलीफ भी होती होगी, सब कुछ होता होगा, डांट भी पड़ती होगी, सब है। उसके बाद भी जो बोलना चाहिए वो बोलता हूँ, जहां बोलना चाहिए वहां मैं निश्चित बोलता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं रखूंगा मेरी तरफ से। पर आप सबसे मेरा निवेदन है, आज से ही अपना सोशल मीडिया का अभ्यास शुरू करिए। जनगणना में राजधानी लिखवाना है, और जो राजनेता मिले उसको राजधानी, तो जो काम आपने कर दिए, बाकी लड़ाई मैं लड़ लूंगा और ईश्वर की कृपा से जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। राजस्थान का ईश्वर है, उसको अंधकार में होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक बहुत रोक लिया, अब नहीं रोक पाएंगे। अब राजस्थानी का रथ हाईवे पर चलने लगेगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आप सबके भरोसे भी और ऊपर वाले के भरोसे में कह रहा हूँ कि निश्चित हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। बोले भारत माता की जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थानी। सर आवाज 2-3 पंक्ति को आवाज राजस्थान में बोल कविता ऐसा में गजल या कविता कविता। चलिए गीत ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, 12 बज गई, चलेगा? दी भाई साहब, राजस्थानी में कहावत है कि बाढ़ खेत ने खावे। पढ़िए, शुरू करो। ए बाढ़ भरोसे मत भूले, बाढ़ को चुनौती। ए बाढ़ भरोसे मत भूले, खेता ने खावण नी दूला। मैं उबो हूं, मैं हम सब आपके बलबुद्धि पे बोल, मैं उबो हूं आते वड़ने, तेवड़ने में तो समझ में आता है? अरे तय करके, मैं उबो हूं आते वड़ने, अंधारो आवड़नी दूला। मैं बारिश हूं उण रुतबे रो, जो माथा मोल कमायो हो। लोहीरी बढ़ती बूंदा सु माटी रो कर्ज चुकायो हो। माथो जावे तो जाय भला, माथो जावे तो जाय भला, मर्यादा जावण नी दूला। मैं उबो हूं आते वड़ने, अंधारो आवण नी दूला। मैं सावण और फागण रे मिस नित नित की तड़ला गाया है। गालिया भी अपन तो गीता में गावा। मैं सावण और फागण रे मिस नित नित की तड़ला गाया है।
परदेशा में पण प्रीत तना संदेशा घना पुगाया है। इन प्रेम पग्योड़ी धरती पर नफरत बरसावण ने दूला। मैं उभो हूँ आते वड़ने अंधारो आवण ने दूला। इन बागा में कोयलड़ी ने कुहकण सू देखा कुण रोके। इन बागा में कोयलड़ी ने कुहकण सू देखा कुण रोके। चौटे चौबारे मिनखा ने मुड़कण सू देखा कुण रोके। मीठे मोरारे मुलक माए, मीठे मोरारे मुलक माए, घुघू ने गावण ने दूला। मैं उभो हूँ आते वड़ने अंधारो आवण ने दूला। और आखिरी बात, राजस्थान के सारे विरोधियों को चौपती। रावण ने राड़ मचावण दो, सीता ने राख सकेलानी। इतिहास में पुराण में ले जाते। रावण ने राड़ मचावण दो, सीता ने राख सकेलानी। ओ कंस करे छड़बड़ कितरा, कान्हा ने चाख सकेलानी। मीरा रे मिंदर डाकण ने, मीरा रे मिंदर डाकण ने, घूघर घम कावण ने दूला। मैं उभो हूँ आते वड़ने अंधारो आवण ने दूला। ऐ बाण भरोसे मत भूले, खेता ने खावण ने दूला। मैं उभो हूँ आते वड़ने अंधारो आवण ने दूला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। तो आप देखो कि हमारे जनप्रतिनिधि जो कि अपने जीवन में एक ऐसी शुचिता रखते हैं कि उन्होंने आपको आमंत्रण दिया है कि राजस्थानी के लिए जो आप कर सकते हो वो शुरुआत करो और फिर चीजें आगे जाएंगी। जोगेश्वर जी भाई साहब ने कई सारी बातें कही और जैसे इतिहास के बारे में बताया कि दुर्गादास राठौड़ का घोड़ा तो थकता होगा। श्रीचारणी बिंदु है, एक पॉइंट देना चाहूंगा मैं। धर्मत का युद्ध हुआ था, जोगेश्वर जी की तवज्जो चाहूंगा। धर्मत का युद्ध राव रतन सिंह जालोर के राजा थे और जिनके नाम पे रतलाम है। उस युद्ध में दुर्गादास ने 4 घोड़े बदले, 4 घोड़े थक के मर गए और दुर्गादास नहीं थका। तो जसवंत सिंह द्वितीय लिखते हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि एक और सैया पे सो रहा है। और दुर्गादास को उन्होंने अपना निजी अंगरक्षक बनाया। अफगानिस्तान में शिकार खेलते हुए जब थक गए दुर्गादास तो सो रहे थे, उन पे धूप आने लगी। जसवंत सिंह ने अपना अंगरखा उनके ऊपर डाला तो दुर्गादास उनके सामत नहीं थे, छुट भाई थे, शब्द चलता है। तो उमरावों ने ऑब्जेक्शन किया कि छुट भाई पे आपने दुपट्टा डाल दिया, इस पे छाया करी। तो जसवंत सिंह जी का जवाब था कि आज मैं इस पे छाया कर रहा हूं, कल ये पूरे मारवाड़ पे छाया करेगा। तो डमक डमक ढोल पाते थे तो नगारा की आपको दुर्गो न हो तो सुन्नत होती सारा की। बहुत भाषा जो है या इतिहास जो है वो अलग अलग तरीके से, जोगेश्वर जी ने जैसे बताया कि सतियों के बारे में बताया, प्रत्येक जाति में सतियां हुई। इवन कायम खानी, मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले, इस्लाम का पालन करने, कायम खानी समाज में डीडवाना में सती। नाम वाली बात आई, मैं राजनीति का विश्लेषण करता हूं तो 1951-52 का जो चुनाव था उसमें 8 करोड़ महिला मतदाता थी भाई साहब। उसमें से 28 लाख का नाम जो था वो ये था कि उसकी मां, पत्नी या वो चुनाव में वोट करने से वंचित